सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे, सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट जो हमारा रहता था कि इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता था। इंपोर्ट लिखेंगे, दूसरी साइड हम लिखेंगे फ्रॉम। इंपोर्ट कहाँ से होते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्ड, तो इंडिजीनियसली हड़प्पन के पास गोल्ड नहीं था। वो कर्नाटक से लेके आते थे, कोलार से। कोलार केजीएफ वाला कोलार। ठीक है। कर्नाटक से लेके आते थे, अफगानिस्तान से लेके आते थे, और पर्शिया से लेके आते थे। पर्शिया यानी ईरान से लेके आते थे। उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें, तो वो सिल्वर अफगानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया ऑलमोस्ट सेम जगह से सिल्वर भी लेके आते थे। कॉपर का हमें याद रखना है। कॉपर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। कॉपर आता है खेतरी से। खेतरी माइंस, ये राजस्थान में है। ये याद रखना बस। ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी बलूचिस्तान से आता था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जो। और अरब अरब नेशन से भी कॉपर आता था। ठीक है। उसके बाद अगर हम, हाँ यही है। बाकी तो वो, अगर ये सब उसके अलावा कुछ भी पूछे ना, टिन कहाँ से आता था, जेड कहाँ से आता था, स्टेटाइट कहाँ से आता था, उसके और भी होते हैं, अगाटे कहाँ से आता था। तो इसमें मोस्टली महाराष्ट्र ही भरना अगर इन सब के अलावा हो तो। ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र कन्वीनियंटली पास भी पड़ता था, और महाराष्ट्र में मोस्टली मिनरल्स अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद जैसे एक, हाँ, लेपिस लजूली लिख लो। लेपिस लजूली एक मिनरल होता है। ये हम अफगानिस्तान से आता था। अफगानिस्तान में भी अगर हम बात करें, बाड़कशान, बाड़कशान जगह का नाम है, यहाँ से आता था अफगानिस्तान से। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमारा रह गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है हमारी, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, तो कौन सी स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है ओल्डेस्ट। ठीक है। बट अगर पूछे ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट कौन सी है जिसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है। तो वी हैव दिस ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड, उसके बाद अगर कुछ पॉइंट देखें हम, कुछ पर्सन्स ने, देखो ये अब जो पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपको बुक्स में कम ही मिलेगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। कुछ लाइंस हैं जो किसी ने कही हैं, जैसे एक ये पॉइंट याद रखना, जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक का ओरिजिन हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। ओरिजिन फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना अगर तुमने क्लास में कर लिया, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आ सकता है कोई। इतना स्वास्थ्य वगैरह, तुम ये उपेंद्र सिंह वगैरह पढ़ना, इसमें भी नहीं होता इतना सब। ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पर्सन था मोरी टाइम व्हीलर। इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा था कि इंद्र की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। तो एक्चुअल कुछ ऐसा था उनका कि इंद्र इज अक्यूज्ड ऑफ कोजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो उन्होंने एक्चुअल में ये बोला था। बट तुम इतना याद रखना कि जो इंद्र है, इंद्र भगवान है, उन्होंने एक्चुअली स्टोरी अगर हम देखें डिक्लाइन कैसा हुआ, तो इसके ऊपर भी हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। उन्होंने एक अलग अलग थ्योरीज दी हुई है। कोई कहता है कि हड़प्पा का डिक्लाइन इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे दूसरे देशों से आर्यंस का इन्वेजन हुआ था। ठीक है। उसके ऊपर भी एक डिबेट है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था एकदम। ठीक है। बाढ़ आने की वजह से डूब गया था सब पूरा एरिया, उसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई थी। एक रीज़न ये भी माना जाता है। ठीक है। बट इन सब के वो तर्क वितर्क हैं। तो इट इज़ अ डिबेट, तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी द डिबेट, लाइक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं अगर इन्वेजन हुआ होगा, तो वहाँ बहुत सारी एक जगह पे लाशों के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि जहाँ भी बहुत बड़ा युद्ध होता है ना, तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है उस लेवल पे, तो देर आर लाइक ब्लड तो होगा, तो ब्लड के कुछ ट्रेसेस हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि ब्लड ही मिल जाएगा, बट अगर उसको हम लैब के थ्रू, कार्बन डेटिंग के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू देखते हैं, तो पता चल जाता है अगर कोई मास लेवल पे इतनी बड़ी घटना होती है। ठीक है। तो बाढ़ के हालांकि कुछ माने जाते हैं कि क्योंकि इंडस के पास पड़ता था,
हर रीजन के पास एक नदी थी। तो हो सकता है कि फ्लड की वजह से हो सकता है, क्योंकि दे आर एडवांस्ड पर इतने भी एडवांस नहीं थे। तो मोर टाइम व्हीलर यही कहते हैं कि इंद्र का प्रकोप हुआ उनके ऊपर, ठीक है। तो इनको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मजा भी आएगा और तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर इसका हम ऋग्वेदा में देखें तो ऋग्वेदा में क्या ले रखा है ऋग्वेद में कि व्हाट वाज दिस, हाँ एक बैटल की बात करते हैं, द बैटल ऑफ हरियुम्पिया, हरियुम्पिया, ठीक है। तो कहीं अगर हरियुम्पिया दिखे, बैटल ऑफ हरियुम्पिया, तो ये डिक्लाइन की बात हो रही है। ऋग्वेद में कहीं इसका मेंशन है, बट इसको हम ट्रेस नहीं कर पाते कि ये बैटल ऑफ हरियुम्पिया किस पीरियड की है। तो इसको यहाँ से भी लोग एसोसिएट करते हैं कि आर्यन का जब इन्वेजन हुआ तब ये बैटल हुआ होगा, ठीक है। तो मेजोरिटी लोग मानते हैं कि ये द्राविड की थी, ठीक है, तो इसको द्राविडियन मानते हैं। हालांकि ये सब डिबेटेबल है, डिबेटेबल क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और इसके टाइम पे 3 सिविलाइजेशन और थे जो इसके कंटेम्पररी थी। कौन सी? द मिसोपोटामिया, उसके बाद इजिप्ट, और एक चाइना में, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी है, उसके बाद हमारी है, फिर इजिप्ट की है, फिर चाइना की है, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से कौन सा रहता है, नहीं लगभग सब हो ही गया। चलो कुछ बेसिक बेसिक बातें बता ही देता हूँ। जैसे ग्रिड सिस्टम होता था, बर्न्ड ब्रिक यूज होती थी, एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था धोलावीरा में। उसके बाद और क्या क्या है, सुरकतोड़ा में हमने देखा था रिमेन्स मिले थे और उसके, हमने एक्चुअली में कर लिया ये। क्रॉप्स की बात करें तो मस्टर्ड भी था, सीसम था। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट कौन था जिसने कॉटन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड में? फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड, दे आर द हड़प्पन्स, द इंडस पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन यही होता है, ठीक है। तो लायन इस टाइम नहीं आता है, लायन होगा पर लोगों को नहीं पता लायन का। हम ये बात इतनी श्योरिटी से क्यों कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सील्स है उस पर हमें टाइगर दिखता है, बफेलो दिखती है, राइनासोर्स दिखता है, इवन यूनिकॉर्न भी दिखता है, बट हमें कहीं शेर नहीं दिखता है, ठीक है। तो उनको लायन का नॉलेज नहीं था, दैट इज अनदर थिंग। एंड उनके फॉरेन ट्रेड भी होता था मिसोपोटामिया में, सुमेरिया में, ठीक है। क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, भेजते क्या क्या थे वो, हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते थे, कॉटन का सामान बेचते थे, पोल्ट्री देते थे, ठीक है। और इस सिविलाइजेशन में हमें पता ही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन तो नहीं था, सो दे डोंट नो द यूज ऑफ आयरन, नो आयरन, ठीक है। तो अफगानिस्तान में हमने दो साइड देखी थी, एक तो शोरतुगई और एक थी मुंडीगाक। मुंडीगाक हमने शायद नहीं लिखा था, तो मुंडीगाक, ये ट्रेड पॉइंट्स थे, ट्रेड सेंटर्स थे। तो अगर आप इंडिया से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, लेट्स से दिस इज सुमेरिया, ठीक है, तो आपको बीच में एक रेस्ट करने का पॉइंट चाहिए होता है। तो दैट पॉइंट्स, दो दो ऐसे पॉइंट थे, एक शोरतुगई था और एक मुंडीगाक था। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ थे? देवर इन द अफगानिस्तान, ठीक है। तो दूसरे जो सुमेर के लोग हैं उनकी भाषा तो डेसिफर हो चुकी है, तो उनमें भी इन लोगों का मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉटन के देवर द अर्लीस्ट पीपल। तो इनको जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स इनको क्या कहते हैं? सिंधून, क्या बोलते थे? सिंधून। तो देखो जैसे यूपीएससी में एक बार यामन प्रिय का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से यही पूछ सकते हैं, ग्रीक सिंधून किसे कहते हैं? तो सिंधु से रिलेटेड है सिंधून, ठीक है। कोइंस नहीं होते थे, वही एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। टेम्पल नहीं मिला हमें ऐसा कोई, ठीक है। शक्ति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है। एक ये बात हो गई पशुपति महादेव की। एंड हाँ, ये सभी था। सो दैट इज अबाउट दिस टॉपिक। आई गेस हड़प्पा इज वेरी क्लियर, जितना हो सकता था हड़प्पा में हमने किया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक नया ही टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। द टॉपिक इज, उसके बाद वैदिक एज आता है, ठीक है, वैदिक कल्चर। टाइमलाइन साथ साथ बना लेना।
और देखो टाइमलाइंस में क्या होता है, तुम्हें आइडिया आ जाता है, ठीक है। बट अगर तुम कई जगह ये होता है ना, कहीं देखते हो कि एक दो कुछ साल आगे पीछे हो गए, सो दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है, क्योंकि हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और अगर लंबा ही फर्क पड़ रहा है तो इतना कोई इशू नहीं होगा उसका। 6 मिलियन ईयर अगो से हमारा कौन सा था, पैलियोलिथिक, ठीक है। इसको इतनी बार बना लेंगे तो मैं अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10,000। उसके बाद वी हैव मिजोलिथिक, 6,000। उसके बाद हमारा है न्यूलिथिक, 1,000, ठीक है। तो इसमें हमने फर्दर डिवाइड किया था 2500 से 1750। 2500 से 1750 क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें 4,000 से लगभग 1,000 तक, ये क्या था हमारा, चैल्कोलिथिक, 4,000 से 1,000 तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं हम 1,000 के आसपास आगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है। तो 1,000 से देखो, ये नहीं है कि कुछ जगह पे तो डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो हम रफली हम 1,500 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रफली माना जाता है कि रामायण अगर हुई है, लेट्स से हुई ही है, तो 1,500 के आसपास का वो पीरियड रहेगा, ठीक है, एज पर उपिंदर सिंह। तो 1,500, उसके बाद ये हमारा अर्ली वैदिक एज होता है, ठीक है। उसके बाद लगभग हम बात करें तो हम 950 के आसपास की अगर बात करें तो दिस इज द पीरियड ऑफ महाभारता। तो ये महाभारत का कुछ समय है, ठीक है। उसके बाद लगभग 1,000 आ जाता है, ठीक है। 1,000 के बाद हमारा लेटर वैदिक एज शुरू हो जाता है, ठीक है। लेटर वैदिक एज हमारा 1,000 से 600 बीसी तक रहता है, एंड इट वाज द टाइम जब हमारे उपनिषद स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ उपनिषद्स, ठीक है। एंड कंटेम्प्ररी, ये नहीं है कि एक दिन में खत्म हो रहा है। उसके बाद दिस वाज द पीरियड जब हमारा मनुस्मृति लिखना स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कितने पे आ गए, 600 पे। तो आसपास अगर हम बात करें 544, 544 के पास हमारे जो महाजनपद है वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइज ऑफ महाजनपदा। एंड स्पेसिफिकली 544 पे हमारा देर इज राइज ऑफ मगध। मगध एक प्लेस है, ठीक है, उसका। तो दिस पीरियड ऑफ महाजनपदा ये 300 तक रहता है, 300 बीसी। एंड फिर अगर हम 200 के आसपास आए, तो 200 के बाद हमारे पुराण शुरू होते हैं, पुराणास, ठीक है। तो ये टाइमलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं। एंड साउथ इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम, मेगालिथिक चल रहा है, ठीक है। तो वैसे हम 2,000 ही मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, 2,000 से लगभग 300 बीसी तक, ठीक है। यहाँ मेगालिथिक चल रहा है अपना मस्त। पर डेवलपमेंट यहाँ भी हो रही है मेगालिथिक में, तो इसको भी पढ़ेंगे। बट पहले यहाँ से क्लियर हुआ ना, रामायण कब है, महाभारत कब है, उपनिषद कब है। तो पुराना से पहले हमारे उपनिषद लिखे गए हैं। तो जो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ा था, तो इनका फोकस किसके ऊपर था, तो अर्ली वैदिक एज पे, लेटर वैदिक एज पे इतना फोकस भी था, और उपनिषद पे फोकस था, ठीक है। कोई पुराण्स को इतना सोर्स नहीं मान रहा था, क्योंकि वो बाद में लिखे गए हैं। आप खुद बताओ, एक 10 बंदों को एक लाइन में खड़ा करो, उनको एक एक बात बताओ और कहो आगे पास ऑन करे, ठीक है, तो उस बातों का अर्थ बदल जाता है, उस बातों की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। बट द रियल सोर्स ऑफ द हिंदुज्म जो यहाँ से आता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो इनसे आता है, दैट इज दैट, ठीक है, रामायण से, महाभारत से, ठीक है। बट जो रामायण महाभारत है ये बाद में लिखे गए हैं, ये लिखे बाद में गए हैं, ठीक है। तो लिखते तो वाल्मीकि के टाइम में गए हैं ना, ठीक है।
वेद व्यास के टाइम लिखे गए हैं। ठीक है, तो बट हमें एक टाइमलाइन पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे कब हुए हैं तो उपिंदर सिंह का नाम रख देना, ठीक है, कि उन्होंने कहा है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ द वैदिक एज। आई गेस टाइमलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वैदिक एज। सो सबसे पहले तो पीरियड याद हो जाना चाहिए। अगर वैदिक एज की बात करें तो 1500 से 600 बीसी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो हालांकि एक कंट्रोवर्शियल इशू है, तो कहते हैं ओरिजिनल होम किसका था इंडिया। ठीक है, हु वाज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो आर्यंस है वो नेटिव है इंडिया के, दे आर द नेटिव्स टू सोइल। तुम हिंदुज्म से लगा लो इसको, जो हिंदू है, ठीक है, दो रियल वंस जो यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो वो नोटिस है, नेटिव है। कुछ मानते हैं कि ये माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं, माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये बात कौन कहता है? मैक्स मूलर कहते हैं। आता है क्वेश्चन, ठीक है, मैक्स मूलर ने ये आर्यन का थ्योरी दिया था, और सेंट्रल एशिया यानी यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्या नाम है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का अलग व्यू था। वो सेंट्रल एशिया की जगह वो कहते थे दे केम फ्रॉम द आर्टिक रीजन। ठीक है, नीचे से आए हैं वो, आर्कटिक रीजन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से करना। ठीक है, बट अब पॉपुलर की बात करें तो सब यही मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो माइग्रेट हुए हैं सेंट्रल एशिया में, और डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में आए हैं वो। ठीक है, तो वो 2000 से लेकर लगभग 1500 के आसपास जब डिक्लाइन हो रहा था हड़प्पा का। ठीक है, तो मोस्टली टाइम ये माना जाता है कि एक ऐसे लोग आए थे, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में आए थे, और एक तरीके का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, तो वो ही आके यहाँ संस्कृत डेवलप करते हैं, दे विल डेवलप द रिलीजन। तो एक ये कंसेप्ट, और ये काफ़ी डिबेटेबल भी रहता है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। ठीक है, तो उसके बाद एक इसका सबूत एक ये भी देते हैं, एक इंस्क्रिप्शन है, बोजाकाई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये तुर्की में है। तो इसके अंदर हमारे 4 गॉड्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इंद्र का लिखा हुआ है, वरुण का लिखा हुआ है, एंड एक क्या था, मित्र का लिखा हुआ है, और एक नस्त्यास का लिखा हुआ है, नस्त्यास। ठीक है, तो ये हमारे 4 है। तो इनका इनकी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है नाम। तो ये स्टोरी काइंड ऑफ मैक्स मुलर की जो थ्योरी है सेंट्रल एशिया से जो हुआ है, इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो शुरू में ये पंजाब वाले रीजन में आते हैं, तो वो इसको सप्त सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु यानी 7 रिवर्स, 7 नदियों का देश। ठीक है, तो ये काफी टाइम से रह रहे हैं, धीरे धीरे आए, फिर गंगा के एरिया में चले गए, फिर यमुना के रीजन में चले गए। ठीक है, नाउ वी विल डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ से हर साल अभी तक तो क्वेश्चन आया है, तो देर आर चांसेस कि अभी अब दोबारा भी आए, द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो जो हमारी संहिता है, यानी अरे संहिता बोल लो या फिर आप इसको वेद बोल लो। ठीक है, जो वेदास है, जो हमारे ब्राह्मण्स हैं, इसमें हमारा क्लियर होगा इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। हमारे अरण्यक्स हैं, एंड हमारे उपनिषद्स हैं। सो इन सब को हम बोलते हैं दे आर अवर वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो ऋग्वेद है उसको कंपोज किया गया है पंजाब के रीजन में, जब आर्यंस वहाँ थे। ठीक है, तो वैदिक जो लिटरेचर है वो एक श्रुति टाइप का लिटरेचर है। ठीक है, श्रुति का मतलब दो टाइप का होता है, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। श्रुति होता है जिसको बोल कर, या फिर टू हियर बोल सकते हैं, जिसको सुना गया हो। ठीक है, गुरु ने अपने शिष्यों को वो सुनाया। ठीक है,
तो वो हो गया श्रुति लिटरेचर। उसके बाद स्मृति, जो जिसको याद है, दैट इज रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो दिस इज लिटिल थिंग। तो जो जनरेशन टू जनरेशन हम स्प्रेड कर रहे हैं, बोल के, किसी को बता के, वो होता है श्रुति लिटरेचर। तो जो ये वेद है, इनका नॉलेज कैसे आता है हमें? श्रुति के तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो वेद है। तो जो वेद होते हैं वो हमारे अपरुषीय होते हैं। अपरुषीय का मतलब क्या होता है? जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, नॉट मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, और ये नित्य रहते हैं। ठीक है, जो हमारे वेद होते हैं, इनको नित्य बोल सकते हैं। नित्य का मतलब है हमेशा रहेंगे, एटर्निटी में है, दे आर इन एटर्निटी। ठीक है, तो चार वेद हैं। तो चार वेद आई गेस पता होंगे, बट फिर भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द ऋग्वेद, देन वी हैव यजुर्वेद, देन सामवेद, एंड फाइनली द अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को बोलते हैं, अगर ये तीनों के साथ में बात करते हैं, तो वेद त्राई बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? वेद त्राई, ट्राई ऑफ वेदास। ठीक है, तो अथर्ववेद को इसको अलग रखते हैं, बट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्राई बोलते हैं, तीन को। ठीक है, तो सब चारों में से सबसे पुराना कौन सा है? द ओल्डेस्ट वन इज द ऋग्वेदा। ठीक है, तो ऋग्वेदा का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, ऋग वेद, ठीक है, तो इट इज कलेक्शन ऑफ द लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। तो काफी ओल्डेस्ट, इसको बल्कि ये भी कहते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो या फिर फर्स्ट, ये क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द वर्ल्ड? टेस्टामेंट ऑफ वर्ल्ड, ये चीजें देखो, तुम खुद ढूंढोगे ना, तुम्हें नहीं मिलेगी। अब मैंने अगली पिछले साल, 2 साल से मगर मैंने मेहनत करके सब पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं, और अब मुझे पता है, तो यू शुड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव ऋग्वेदा में कितनी हाइम्स है? तो इसके अंदर 1028 हाइम्स आर देयर। एंड कितनी वर्ष है? वर्सेस आर 10,580। ठीक है, तो इनको डिवाइड कितने में कर रखा है ऋग्वेद को? हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, 10 मंडल्स में, चैप्टर बोल सकते हो इस तरीके से, 10 मंडल्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो जो मंडल होते हैं, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो 2 से लेके 7। ठीक है, तो 2 से 7 इनको जो बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज द गोत्र, गोत्र मंडल्स। इतना डीप नहीं मिलेगा, बट कर लेते हैं। ठीक है, इनको गोत्र मंडल बोलते हैं, या फिर हम वंशा मंडल बोल देते हैं। कुल, जो वो कहते हैं ना, कुल ग्रंथ होता है, कुल ग्रंथ सुना होगा, तो इसको कुल ग्रंथ बोलते हैं। तो सेकंड से 7 इज कुल ग्रंथ, कुल ग्रंथ कह दे या फिर गोत्र मंडल कह दे, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा रह गया फर्स्ट, और उसके बाद है एक 10th। ठीक है, तो ये बाद में ऐड होते हैं। फर्स्ट और जो 10th है, ये पहले, सेकंड से 7th होता है, बट जो फर्स्ट और 10th होता है, इसको इट वाज लेटर एडेड। ठीक है, और जो 10th बंडल है, उसके अंदर किसकी बात होती है? दे पुरुषुक्ता की बात करते हैं। तो पुरुषुक्ता में फर्स्ट एविडेंस मिलता है हमें, जिसमें क्लासिफिकेशन कर रखा है सोसाइटी का। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, 10th बंडल ऑफ ऋग्वेदा, जिसके अंदर पुरुषुक्त की बात हो रही है। तो इसमें 4 वर्ण की बात करते हैं। 4 वर्ण कौन से बात होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इनकी बातें इसमें होती है, 4 वर्णों की बात होती है। और जो वेद को पढ़ता है, जो वेद को सुनाता है, जो इस ऋग्वेद को सुनाता है, उसको बोलते हैं होतड़ी। ठीक है, तो होतड़ी भी याद रखना। दे, तो ऋग्वेद इज डिसाइडेड बाय अ
होत्री, ठीक है। सो दीज वर दिस वाज ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड था यजुर्वेद। तो इसको हम बोल सकते हैं बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल सेक्रीफिशियल सेक्रीफिशियल क्या बोला है, प्रेयर्स, ठीक है। इट इज अ बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स। इसके अंदर रिचुअल होते हैं, किस तरीके से तुम्हें कोई पूजा परफॉर्म करनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है, तो इट इज अबाउट द रिचुअल्स। इसके अंदर जो ये जैसे इसमें रिसाइट करते हैं, तो इसको कौन रिसाइट करता है, उसको बोलते हैं अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्युज। तो वो यजुर्वेद को रिसाइट करते हैं, देवता अध्वर्युज। तो जो यजुर्वेद है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला पार्ट इसका होता है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा होता है हमारा शुक्ल। सुना ही होगा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण और शुक्ल में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो दिस इज अबाउट दिस व्हाट आई वाज यजुर्वेद, ठीक है। तो हाँ, चलो मैं बता भी देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ऋग्वेदा में एक पॉइंट और याद करना है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें विश्वामित्र और वशिष्ठ उनकी कहानी मिलती है। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी ऋग्वेद में हमें मिलती है। यजुर्वेद में हमें रिचुअल्स का पता चलता है। तो जो कृष्ण होता है, कृष्ण को ब्लैक से एसोसिएट किया जाता है यहाँ। तो जो शुक्ल है, शुक्ल को व्हाइट से, ठीक है। और अगर यजुर्वेद की बात करें तो दैट इज इनफ आई गेस, ओके, इतना। उसके अलावा भी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, यू कैन स्टडी अबाउट इट, ओके, बट यहीं से क्वेश्चन निकल ही जाएगा, ठीक है। इसके ब्राह्मण्स वगैरह जब पढ़ेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, इनके आगे भी पढ़ने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वशिष्ठ, और एक ऋषि था, ऋषि अत्रि भी थे उस टाइम, और एक ऋषि का नाम था भारद्वाज। ये भी, इनका भी काम ऋग्वेदा में है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमेशा उसमें देखना वशिष्ठ की काफी बातें मिलेगी, विश्वामित्र की मिलेगी, ऋषि अत्रि की मिलेगी, भारद्वाज की मिलेगी, और एक गृत्समदा था, गृत्समदा की मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द ऋग्वेदा एंड यजुर्वेदा। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स, सॉरी, चैंट्स, ठीक है। मंत्र कैसे पढ़े जाते हैं, आपने देखा होगा, जो पंडित होते हैं एक स्पेसिफिक टोन में कोई भी मंत्र पढ़ते हैं। तो वो कहाँ है, इट इज इन द बुक ऑफ चैंट्स, सामवेद में है, ठीक है। तो ये सामवेद में क्या होता है, जितनी भी वर्स हैं जो लिखी होती हैं, जितने भी ये मंत्र हैं, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में उसको पढ़ने का तरीका बता रखा है, ठीक है। जैसे ओम भट स्वाहा, तो ये टोन होती है ना, तो ये सामवेद है, ठीक है। तो इसके अंदर ऋग्वेद से सब लिए गए हैं, एक नहीं लिया गया है, वो कौन सा है, 75 वाला, ठीक है, उसको नहीं लिया गया है। तो इनको कौन बोलता है, ये कौन डिसाइड करता है इनको, द वो इज उत्तरी, ठीक है, उत्तरी। तो इसके अंदर इंडियन म्यूजिक से सारेगामापा ये सब, ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक को भी काफी इसने प्रमोट या फिर इंक्रीज किया है, ठीक है। और इसके अंदर लगभग 1810 के आसपास वर्सेस है, ठीक है, वो ऋग्वेदा से आती है। अगर इसमें अगर हम देखें, तो एक कोथुमा था। उसके बाद अगर हम चलो ये ज्यादा ही डीप हो जाएगा, मतलब रानियाना भी था एक, उसके जमियाना भी था, बट बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना नहीं पूछ रहे। अथर्ववेद हो गया है, अथर्ववेद रहता है।
तो अथर्ववेद हमारा लेटेस्ट वेद है। अथर्ववेद इज द लेटेस्ट वेद, लेटेस्ट वेद। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम तंत्र की बात करते हैं, मैजिकल फॉर्मूला, चमत्कार की बात करते हैं, मैजिकल फॉर्मूलास। ठीक है, तो उस चीज की बुक है ये। ठीक है, तो फोर्थ है, लास्ट वन है। तो जैसे किसी को कोई बीमारी हो गया, इविल्स हो गया, या फिर किसी को डिजीज हो गया, तो उसके जो मंत्र है दैट इज इन द अथर्ववेद। ठीक है, तो काफी टाइम तक इसको वेद भी नहीं मानते थे, बट बाद में इसको एक तरीके से वेद में इसको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्राह्मण्स भी लिखा था, तो ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ब्राह्मण्स आर बेसिकली, अब जो इसके अंदर बहुत सारी हिम्स होती है, बहुत सारी ऐसी एक तरीके की ये समझ लो लाइन्स होती है या फिर कथाएं होती है। ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन भी तो करेगा कोई, तो जो ब्राह्मणास की बुक होती है, ठीक है, वो वाला ब्राह्मण नहीं है, कास्ट वाला, ब्राह्मणास की बुक होती है। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मणास है, ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन द हाइम्स। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, अगर वेद पढ़ना है, तो उसको ब्राह्मण पढ़ने पड़ते हैं, ताकि वो ब्राह्मण को समझ के उसका मीनिंग फिर अपने आप से उसको डेसिफर कर सके। तो इट एक्सप्लेन्स द वेदास। ठीक है, तो इनको काफी एक जो होता है ना, पंक्तिबद्ध तरीके से लिखा जाता है, एक प्रोज की फॉर्म में लिखा जाता है, और काफी ज्यादा इसको एक रिचुअलिस्टिक तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म का मतलब ही क्या होता है? यहाँ जो ब्रह्म का मतलब है वो है सेक्रीफाइस, बलिदान। ठीक है, सेक्रीफाइस की बात करता है। एंड तो बहुत ज्यादा होता है ना, पहले होता था अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है, राजसूय यज्ञ होता था, तो जो इसमें सेक्रीफाइस है, ये ब्राह्मण्स होते हैं, ये उनका बताते हैं कि तुम्हें अगर ये चीज चाहिए तो तुम्हें ये सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, तो दिस इज इन द ब्रह्मा। तो मेरा इस टॉपिक में काफी इंटरेस्ट है, तो मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो तुम भी अच्छे से पढ़ना इसको। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये रिचुअल्स है, सेक्रीफाइस कैसे करना है, ठीक है, कई बार देखा होगा कि अ, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जो घोड़ा होता है उसकी लास्ट में उसको मार दिया जाता है। ठीक है, अश्वमेध में ये होता है ना कि घोड़ा छोड़ा, जहां तक वो जा रहा है, ठीक है, तो वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती है। तो बीच में कोई अगर उसको रोक रहा है, यानी उसको युद्ध के लिए ललकार रहा है, अगर कोई उसके घोड़े को रोक रहा है, ठीक है, तो उस घोड़े को जब रोका जाता है, तो उस घोड़े की भी हत्या कर दी जाती है। ये बात नहीं बताते हैं, बट आई हैव स्टडीड दैट पार्ट, कि अश्वमेध में घोड़े की एक तरीके से सेक्रीफाइस भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज कहाँ मेंशन्ड है? दैट इज ब्राह्मण, मेंशन्ड इन द ब्राह्मणास। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आया है, तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद का क्या ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद को कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण। एंड द सेकंड वन इज द कोष्टकी ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद को कौन कर रहा है? कौन सा ब्राह्मण कर रहा है यजुर्वेद? शतपथा ब्राह्मण, शतपथा ब्राह्मण। एंड जो शतपथा ब्राह्मण है, ये ओल्डेस्ट ब्राह्मण है। ठीक है, ओल्डेस्ट ब्राह्मण है, और क्या क्या नाम है? सबसे बड़ा ब्राह्मण है, इट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, और एक यजुर्वेद में होता है तैत्रीय। ठीक है, तो तैत्रीय ब्राह्मण, ब्राह्मण समझ आ गया ना, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, किस तरीके से सेक्रीफाइस होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो यजुर्वेद का शतपथ में कर रहा है, और किस में कर रहा है? तैत्रीय में कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, कौन सा रहेगा? सामवेद। इसके अंदर सब आएगी, पंचविशा। कौन सा? ऐत्रेय, कोष्टकी, ऐत्रेय, कोष्टकी, शतपथा, तैत्रीय, पंचविशा। तो पंचविशा में वैसे तो एक तो काफी आते हैं इसके अंदर, एक तंद्य महा ब्राह्मण, और षड्विनीश भी आता है एक, षड्विनीश। एक आता है चंडोग्य, और जैसे
जामनीय, जामनीय, अभी यही याद है तो ये कर लेगा, ठीक है, इतना डीप पूछेगा अभी नहीं। अथर्ववेद में आता है गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद में गोपथ, ठीक है, तो ये इनके ब्राह्मणास है, ठीक है, तो दिस इज ब्राह्मणास। लास्ट थोड़ा सा आरण्यक पढ़ लेते हैं और उपनिषद पढ़ लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा अभी काफी थका हुआ हूँ मैं, बट चलो कर ही लेते हैं। आरण्यक्स, आरण्यक्स, ठीक है, तो पहले हो गए ब्राह्मण्स और फिर हो गए आरण्यक्स। आरण्यक जो एक वर्ड होता है संस्कृत में अरण्य, तो अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य इज लाइक फॉरेस्ट, जंगल को अरण्य कहते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद पीस, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन लाइफ, ठीक है, तो फॉरेस्ट, तो ऐसे टेक्स्ट जो फॉरेस्ट में बैठ के किसी ऋषि द्वारा, पहले कहते थे ना, जो ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं जंगलों में, तो क्या लिख रहे हैं? वो अरण्यक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो साधुओं के हर्मिट्स के द्वारा, या फिर अपने, हमें तो पता है हर्मिट्स जो हमारे साधु संत होते हैं, तो वो जंगल में जो लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, एंड दे आर द अरण्यक्स। तो जो अरण्यक्स में मेनली क्या लिखा जाता है, जो ब्राह्मण्स में रह जाता है, तो जो दे कंक्लूड द ब्राह्मण, ठीक है, कंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। आई गेस ये क्लियर होगा कि जो फॉरेस्ट में लिख रहे हैं साधु संत, ठीक है, दैट आर अरण्यक्स, और वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, वो जो ब्राह्मण्स है उनको कंक्लूड कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है, एंड इट दीज आर वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके अंदर काफी ज्यादा एक तो काफी ज्यादा पुरानी संस्कृत है, एंड वेरी वेरी लाइक फिलोसफिकल, और माइथोलॉजी के हिसाब से भी ऐसी बातें हैं दैट आर वेरी नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? हम फिलोसफी की जब बात कर रहे हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो उपनिषद आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट, कि ऋग्वेदा की फिलोसफी क्या है, ठीक है, व्हाट आर द फिलोसफी, उसका एक दर्पण क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट थिंग, ठीक है, तो उपनिषद को जनरली वेदांत से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वेद का एक तरीके से अंत, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बिकॉज दे कम, वेदांत का अगर मतलब देखें तो एंड ऑफ वेदास, ठीक है, बिकॉज इसके दो रीजन बोले जाते हैं, क्योंकि जो उपनिषद है वो सबसे लास्ट में आए थे, तो एंड ऑफ वेदास, और सेकंड वो फिलोसफी बता रहे हैं, उसका क्रक्स बता रहे हैं, ठीक है, तो कितने उपनिषद है पता ही होगा, 108 उपनिषद है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट याद रख लो एक, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? दैट इज बृहदारण्यक, ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। हालांकि और भी है, तो इसको बाकी कल कर सकते हैं, तो इसमें वैसे बता देता हूँ, एक वेदांग होता है, ठीक है, उसके बाद सूत्र होते हैं, समृद्धि धर्मशास्त्र होता है, महाकाव्यस होते हैं, एपिक्स होते हैं हमारे, उसके बाद पुराण्स होते हैं, उपवेदास होते हैं, षड दर्शन भी होता है, ठीक है, तो अगर जैसे वेदांग होते हैं, वेदांग भी 6 तरीके के होते हैं, ठीक है, और समृद्धिस भी हमारी लगभग 1 2 3 6 तरीके की हमारी समृद्धि होती है, महाकाव्य हमारे दो है, रामायण और महाभारत है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर पुराण होते हैं, उपवेद होते हैं, षड दर्शन भी हमारे 6 हैं, उसमें से 6 हमारे आस्तिक हैं और 3 हमारे नास्तिक हैं, ठीक है, उसके बाद हम ऋग्वेदिक पीरियड पे आएंगे, ठीक है, तो जो फिलोसफी वाला पार्ट है, ये भी हमें थोड़ा सा एक क्लास इसको लगेगा कवर करने में, उसके बाद हम ऋग्वेद करेंगे, एंड थोड़ा सा आज तबीयत खराब है, आई विल टेक सम रेस्ट, बट हम